अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92@8। मैं हूं फैसल अब्बासी। सादिया अफजाल ये प्रोग्राम होस्ट किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। पाकिस्तान भर में आज कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए हैं और अगर देखा जाए तो तकरीबन 1500 के करीब उम्मीदवार थे जो मैदान में उतरे हैं। टोटल वार्ड्स जो हैं वो 206 हैं। पंजाब की 112 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 33 हैं, सिंध की 53 हैं, बलोचिस्तान की 8 हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 178, मुस्लिम लीग नून ने 140, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 112 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अब तक के जो आदाद शुमार आ रहे हैं, जो नताइज गैर हतमी गैर सरकारी मौसूल हुए हैं, उसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका पलड़ा भारी है। फिर इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है, नून लीग तीसरे और पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, लेकिन बहुत से सवालात जो हैं वो यहाँ जन्म लेते हैं। क्या बल्दियाती जो इंतखाबात थे, जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात थे, इससे आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके नताइज की कुछ झलक भी नज़र आती है। और बिलखुसूस जो पंजाब में नया मुजव्वज़ा बल्दियाती निज़ाम है कि जो विलेज काउंसिल है, नेबरहुड काउंसिल है, वहाँ पे गैर जमाती बुनियादों पे उम्मीदवार सामने आएँ और जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं वो तहसील और ज़िले की सतह पर हों, तो इसके नताइज क्या आ सकते हैं। दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अब आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हो रहे हैं, रिवायत तो यही है कि ये अपना वज़न जो है वो हुक्मरान जमात के पलड़े में डालते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये किस तरफ जाते हैं और किस तरह की बॉडीज़ कैंटोनमेंट में बनेगी। इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हैं उन पर। दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके अपोजिशन का एहतजाज, अपोजिशन के बयानात जारी हैं, हुकूमत भी अपनी बात पर कायम है। और अब सवाल ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, अपोजिशन की जमातें भी नहीं मान रही हैं, पार्लिमानी कमेटी सेनेट की से भी ये तरमीम मुस्तरद हो चुकी हैं, तो जो जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है जिसकी तैयारी की जा रही है, उसमें अगर ये बिल मंजूर भी हो जाता है तो इस कानून को शर्फ़ कबूलियत कैसे होगा, इस कानून पर अमल दरामद कैसे होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कल नए पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी उससे खिताब करेंगे। अपोजिशन ने हुक्मरान जमात को इस इजलास में टफ टाइम देने की तैयारी कर ली है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने तमाम जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको इस्लामाबाद में इकट्ठे होने का कह दिया है। और फिर एक और डेवलपमेंट हुई कि आसिफ जरदारी साहब को 29 सितंबर को तलब कर लिया गया है। जो मशकूक ट्रांजैक्शन केस है उसमें फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि इत्तहादी जो उनके हैं, जो अपोजिशन के इत्तहादी हैं, वो सियासी मैदान छोड़ चुके हैं। ये तमाम मामलात हैं जिन पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। सदाकत अली अब्बासी साहब और निसार खोड़ो साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं। चौधरी साहब, हमने ये देखा कि ज़िमनी जो इलेक्शन थे उसमें तो पंजाब में आपकी और इवन KPK में भी आपकी जमात ने मैदान मारा था, फिर कश्मीर के इलेक्शन में आपकी जमात को अपसेट हुआ था। हम ये देख रहे हैं कि कैंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें आप पहले नंबर पर भी नहीं हैं, दूसरे पर भी नहीं हैं और तीसरे पे जाके आते हैं। ये पंजाब की सबसे बड़ी जमात होने के आप दावेदार हैं, लेकिन ये नताइज, ऐसे नताइज क्यों आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल अब्बासी। ऐसे नताइज क्यों आ रहे हैं? यकीनन जो लोग वोट देते हैं ये उनकी चॉइस है कि वो किसको कहाँ बेहतर समझते हैं, और अपने इसी नताइज का बताते हुए जो आपने ज़िक्र किया कि आज़ाद अरकान जो हैं वो पहले नंबर पे हैं। और कैंट बोर्ड के इंतखाबात में जो जीतने वाले मेंबरान हैं कैंट बोर्ड के, उनका किस हद तक रोल होता है। मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी डिफेंस रहा हूँ और इस इंतखाबात का जो तरीक़ेकार है और जो कैंट बोर्ड्स के असूल व ज़वाबित हैं वो बनाए भी, तरमीम भी की, तो वहाँ पे इन नुमाइंदों की कि अपने पास वाइस चेयरमैन इन मुंतखब नुमाइंदों में से बनता है और चेयरमैन इनमें से कोई नहीं होता। बाकी वोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लोगों ने आज़ाद लोगों को समझा, मुनासिब समझा, या उन हलकों से और उन जगहों पे जो आज़ाद लोग थे वो ज़्यादा इख्तियार, ज़्यादा अपनी हैसियत रखते थे, या उनका बताया गया तरीक़ेकार लोगों को पसंद था, या खिदमत जो उस अंदाज में कर रहे हैं। और अगर इसके बिल्कुल दूसरे पहलू पे चले जाएं तो आज़ाद लोगों को कहीं भी बिठाना उठाना आसान होता है। और वो जो इमरान खान साहब कभी हुआ करते थे अपोजिशन के अंदर, वो आज़ाद अरकान की ख़रीदो फ़रोख्त पे भी बात करते थे। तो आज़ाद अरकान जो अक्सरियत में आए हैं वो भी यकीनन किसी मकसद के तहत ही आए और लाए गए होंगे और उनको आगे उसी तरह से इस्तेमाल भी किया जाएगा।
और उन्हीं के जरिए धांधली तो नहीं हुई चौधरी साहब, धांधली इस इलेक्शन में उमूमी तौर पे अगर देखा जाए जो पाकिस्तान में एक रिवायत रही है हारने वाली या दूसरे तीसरे नंबर पे आने वाली फैसल अब्बासी, मैं फैसल देखो भाई, मैं एक वोटर हूं। आप जब बात धांधली से शुरू करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। मैं एक आम आदमी हूं, मैं इस मुल्क की अशराफिया नहीं हूं, मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं हूं, मैं कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हूं, मैं अवाम हूं। ये वोट मेरा हक है और मैं उसे इस्तेमाल करता हूं, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, जो लोग उसको चोरी करते हैं, जब वो चोरी करते हैं तो मैं आवाज़ उठाता हूं, वो मेरा हक है। अगर कोई इन इंतखाबात में भी डस्का की तरह का एपिसोड हुआ तो मैं जरूर आपको बतौर वोटर बताऊंगा। जी बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, आप अभी तक आपने जो बात की है उससे ये लग रहा है कि आपकी जमात भी ये नताइज जो है वो कबूल करने जा रही है। खोड़ा साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन अब्बासी साहब आपकी हुक्मरान जमात है और आप अभी तक जो नताइज आ रहे हैं उसमें आप दूसरे नंबर पे हैं, आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पे आगे हैं। तो वो एतमाद जो अवाम को हुकूमत पे करना चाहिए था, आप नहीं समझते कि आज के नताइज ये बता रहे हैं कि शायद आप पे उस तरह अवाम ने एतमाद नहीं किया, इसलिए आप दूसरे नंबर पे आ रहे हैं? जी फैसल अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, मैं डायरेक्टली इस इलेक्शन को सुपरवाइज करा था और पीटीआई का नॉर्दर्न पंजाब जिसमें 11 कैंट से उसके टिकट भी मैंने जारी किए हैं और मेरे साइन से जारी हुए हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये आज़ाद उम्मीदवार जीतने की वजह ये होती है कि मोस्टली पीटीआई ने भी टिकट नहीं दिए। जहां हमारे 2 कैंडिडेट्स थे और हमें लग रहा था कि किसी एक को टिकट देके तो शायद हम कोई गलती कर बैठे, जैसे मसलन अटक में मेरे पास 3 कैंड थे, सजोवाल था, कामरा था, अटक था, तो सिर्फ एक टिकट हमने पीटीआई ने दिया था, बाकी हमने आज़ाद छोड़ दिए थे। बिकॉज वो जो जीतने वाले लोग हमारे ही थे और हमने उनको टिकट ना दे के, जब 2-2 बराबर होते हैं तो हम उनको छोड़ दिया। पिंडी में हमारे पास चकलाला कैंट था, यहाँ 2 जगह हमने टिकट नहीं दिया। पिंडी में रावलपिंडी कैंट था, वहां हमने टिकट नहीं दिया। वहां कैंट में हमने 2 जगह टिकट नहीं दिया। तो ये एक तो ये है कि जब आप रिजल्ट पूरा आएगा तो आपको पता चलेगा कि पीटीआई वैसे भी नंबर 1 पे आ रही है और आज़ाद भी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सारे पीटीआई ज्वाइन करेंगे। ये मोस्टली पीटीआई के कैंडिडेट ही हैं जिनको हमने टिकट नहीं दिया बिकॉज हमारे नहीं। ये तो बासी साहब फिर ये तो एक तरह से सियासी तौर पे बड़ी सोचने वाली बात है कि आपने अपना टिकट नहीं दिया और आज़ाद छोड़ दिया और वो आज़ाद जीत के आ गए। फिर तो सवाल आपके टिकट पे आ रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं उसकी वजह क्या होती है। मिसाल के तौर पे पिंडी चकलाला कैंट में मेरा एमएनए एक बंदे को टिकट दे रहा था और मेरा एमपीए दूसरे को देना चाह रहा था। अब दोनों में मुकाबला था, अगर हम टिकट दे देते एक जगह पे तो पीटीआई का बहुत बड़ा वोट बैंक टूट जाता। तो हमने फिर दोनों को कहा ठीक है, दोनों अपने अपने कैंडिडेट लड़ाओ, कल जो भी जीतेगा वो पीटीआई में आएगा। चौधरी साहब पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, इनको समझ नहीं आई। अगर बात मैं समझा देता हूं कि मैं डायरेक्टली इस इलेक्शन को सुपरवाइज कर रहा हूं। ठीक है अब्बासी साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। 90% पीटीआई में सियासी तौर पे ये मैच्योर डिसीजन होते हैं, लेकिन ये जो है वो तंजीम, जमात की तंजीम पे सवाल जरूर उठाते हैं। खोड़ा साहब और जब फाइनल काउंटिंग होगी तो फैसला सुन लीजिएगा आप। जी ठीक है, चलें जी देखते हैं। खोड़ा साहब अभी तक के जो नताइज हैं, हम कोई फाइनल बात नहीं कर रहे, लेकिन एक जो वेव नज़र आ रही है, सिंध में तो खैर आपकी बरतरी है और ख़ासी बरतरी है, और अभी तक जो नताइज थे उसमें शायद पीटीआई को एक या कोई उनका जो उम्मीदवार है वो नहीं फतह हासिल कर सका था। केपीके में आपको कुछ ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है जो खिलाफ तवक्को था, लेकिन पंजाब में आपको पजीराई उस तरह अभी तक नहीं मिल सकी है। खोड़ा साहब, आपने फोकस भी हालांकि खासा किया पंजाब को, क्या वजह? ये काफ़ी सालों से इस तरह से सूरत-हाल चल रही है पंजाब की। हमारी ग्राफ ऊपर और नीचे जैसे चलता रहता है। मुझे तो याद है कि 1970 के बाद कभी भी हम पंजाब में मेजॉरिटी लाए नहीं। 88 में भी नहीं ला सके थे और उसके बाद भी नहीं ला सके थे। और यही सूरत-हाल जब जनरल मुशर्रफ आया था, चलो ठीक है, हमने 95 पता नहीं कितनी सीटें जीतो तो थी, लेकिन मेजॉरिटी फिर भी नहीं थी। और 2008 में भी ऐसे हुआ, 13 में भी ऐसे हुआ। इसलिए मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए मेहनत की कोशिश करनी चाहिए।
आपने खुद ही बातों बातों में कह दिया कि जी PMLN जो मेजॉरिटी पार्टी कहलाती है पंजाब की, उसकी कारकर्दगी पे भी सवाल उठ गए। PTI के लिए भी रिस्पांस उतना वो नहीं आया। या फिर पीपुल्स पार्टी का तो इस पे पंजाब के हवाले से शायद मैं समझता हूँ जिक्र ना करें तो बेहतर है। बात दरअसल हुई थी कि आज़ाद क्यों आते हैं। मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की नाकामी समझता हूँ। हमारी हुकूमतें जो ये 3-4 साल से चल रही हैं, उन्होंने एक दूसरे को गाली गलौज देने के अलावा कुछ नहीं किया। हेलो, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। खोड़ा साहब कंटिन्यू करें आप। हाँ, मैं समझता हूं कि हमने जो ये माहौल बनाया हुआ है जिसमें गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं है, इसमें बेजारी सी आ जाती है। वैसे भी पंजाब में ऐसे होता है कि 40-40 अरकान सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली आज़ाद जीत के आते हैं। सिंध में ऐसी मिसालें कम मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं। मैं समझता हूँ न होने के बराबर होती है कि सिंध में कोई पार्टी इंडिपेंडेंट जीत जाए। सारे किसी न किसी पार्टी के टिकट से जीतते हैं, चाहे वो JUI की टिकट हो या पीपुल्स पार्टी या किसी और की। तो ये थोड़ा सा वहां की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम से थोड़ी सी बेजारी का एक आंसर है। इमरान खान साहब की पार्टी को ले लो, उन्होंने कहा जी एक ने एक का नाम लिया, दूसरे ने दूसरे का नाम दिया, हमने सीट ओपन कर दी। अब ओपन करना भी डिसिप्लिन नहीं है। अगर पार्टी से कोई टिकट मांगता है और वो किसी का फैसला नहीं कर सकती और छोड़ देती है मामले में कि जाओ मैदान में खड़े हो जाओ, जो जीतेगा हमारा हो जाएगा, ये डिसिप्लिन का तकाजा नहीं है। तो पार्टियों में डिसिप्लिन होना चाहिए, और पार्टी में डिसिप्लिन तब आता है जब लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी बने और लीडरशिप और इस चीज को माने कि जी हम पार्टी की। जी बिल्कुल ठीक है। खोड़ा साहब जरा ये आपने बतौर सीनियर सियासतदान बहुत जो बुनियादी मसला है जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसको पॉइंट आउट किया। इस पे भी आएंगे। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, हमने देखा कि जब PDM अरूज पे थी और आपकी मज़ामत और आपकी पार्टी का भी जो बयानिया था उस पर मज़ामत हावी थी, तो ज़िमनी इलेक्शन जो थे वो पंजाब में इवन KPK में आप नौशहरा से सीट निकाल गए, फिर डस्का इलेक्शन में भी आपको कामयाबी हो गई, लेकिन उसके बाद अपसेट पे अपसेट शुरू हो गए। कश्मीर में बहुत बड़ा आपके साथ अपसेट हो गया। अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके नताइज भी कोई हौसला अफजा नहीं हैं। तो ये जो आपकी क़यादत की जानिब से बयानिए की कन्फ्यूजन है, बल्कि तज़ाद है, आप नहीं समझते कि ये उसके समरात आ रहे हैं? फैसल अब्बासी, पहले मैं सदाकत अब्बासी साहब की इस बात पे उन्हें दाद देना चाहूँगा कि लोगों ने उन्हें रुकन कौमी असम्बली किया और इस मुल्क के फ़ैसले करने के लिए कहा कि जाइए ये ख़जाना आपके हवाले है, आप अक्सरीती पार्टी हैं, आप इस मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं, फ़ैसले कीजिए। और ये बेबस हैं एक कैंट बोर्ड की वार्ड की टिकट का फ़ैसला करने के सिलसिले में, और फिर कितने फ़ख्र के साथ कह रहे हैं कि मैंने वो सीट ओपन सीट छोड़ दी, जो जीतेगा वो हमारा। भाई, जो जिसको आप टिकट देना चाह रहे हैं, जिसको आप काबिल समझते हैं, अगर आपके अंदर और आपकी पार्टी के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है और आपके बकौल आपने अक्सर जगह पे ये किया, तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ज़रा दोबारा से रिव्यू कीजिए अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी की पॉलिसी को, और अपनी इस बात पे ज़रा गौर कीजिए बतौर सियासी कारकुन कि टिकट ना देना कितनी बड़ी नाकामी है, कि ये आपका वहाँ पे इंतखाबी निशान ना होना कितनी बड़ी नाकामी है। तो जो आज़ाद आप जीत के आए हैं वो PTI के नहीं हैं, वो PTI को वोट नहीं दे रहे, वो PTI के मंशूर के ऊपर मोहर नहीं लगा रहे, वो उस आज़ाद कैंडिडेट के साथ चले। हाँ, ये आपको जोम है, और शेख रशीद साहब भी कुछ दिन पहले इस तरह की बातें कर रहे थे और कि सारे आपके साथ आएंगे। हाँ, जो लाने वाले हैं वो ला देंगे आपको। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि हमें क्या सेटबैक मिले और हमारे बयानिए की वजह से। भाई, हमारा बयानिया कश्मीर के अंदर भी एक एक हलके के अंदर हम पहुँचे और अपना वो बयानिया रखा, और कितने वोट हमें कश्मीर से मिले वो आपके सामने हैं, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं आई। हाँ, कैंडिडेट्स की वजह से, हमारे इंतखाबी निज़ाम की वजह से बिल्कुल ये फ़र्क पड़ता है कि किसी एक हलके से 4-5 कैंडिडेट खड़े होने से वोट तकसीम हुए, हम सीटें नहीं जीत सके, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमारा वोट बैंक स्टैंड करता है, मौजूद है, और वो उसी बयानिए की तायीद में साथ खड़ा है। कौन से वाले बयानिए की? नवाज शरीफ साहब वाले या शहबाज शरीफ साहब वाले बयानिए की? चौधरी साहब,
जी, बयान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ साहब समेत हम सब उनको फॉलो करते हैं। कराची जलसा के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया पेश किया, वही सब का बयानिया है, वही शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, कोई एक फ़र्द भी उससे हटा हुआ नहीं है। हाँ, फॉर सेक ऑफ डिस्कशन आप अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहें तो ज़रूर बढ़ाएं। मियाँ नवाज शरीफ ने उस दिन क्या पूछा था, वही बयानिया है ना सब का, कि भाई इस हुकूमत को लाने वाले ज़रा जवाब दें कि आज इस मुल्क के अंदर गुर्बत, महंगाई, अफलास, अमनो अमा और फिर इंतज़ामी अमूर की जो तबाही हुई है उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए। यही सवाल हर पाकिस्तानी भी पूछ रहा है। और अगर आज़ाद हैसियत में बलदियाती इलेक्शन में ज़्यादा लोग जीत के आए और अगर PTI इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने टिकट भी बांट सके, तो यकीनन मियाँ नवाज शरीफ की ये बात दुरुस्त साबित हुई है कि आपने इस नहज पे पहुंचा दिया अपने वोटर को भी और आम आदमी को भी कि अब आप उसके पास जाने से भी डरते हैं। तो बयानिया एक ही है मियाँ नवाज शरीफ का, वही मुस्लिम लीग नून का बयानिया है और उसी के ऊपर हम सारे कारबंद हैं। अब्बासी साहब, मुजव्विज़ा बल्दियाती निज़ाम मुस्लिम लीग काफ के साथ मिल के उस पर खासा काम हो रहा है और उसमें भी ये है कि जो विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल जो होंगी उनमें गैर जमाती बुनियादों पे उम्मीदवार सामने आएंगे। क्या PTI एक तो बल्दियाती इंतखाबात करवाएगी और इस तरह के अगर नताइज आए, आप दूसरे नंबर पे रहे या तीसरे नंबर पे रहे, तो आने वाले इंतखाबात में जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें भी आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा असर होगा? और दूसरा, पार्टी बेस क्यों नहीं जा रहे आप विलेज काउंसिल में या आप नेबरहुड काउंसिल में? अच्छा फैसल, सबसे पहले जो चौधरी साहब ने मुझे थोड़ी सी चोट मारी है, मैं जवाब दे दूं। चौधरी साहब, जैसे मेरा अपना हलका था मरी, तो वहाँ 2 कैंटोनमेंट के वार्ड से दोनों में टिकट दिया, एक में PTI जीत गई, एक में PTI हार गई। तो हमें कोई डर नहीं था बिकॉज मैं और मेरा MP ऑन बोर्ड थे। बाज़ जगह पे 2 आपके बराबर के कारकुन खड़े हो जाते हैं और आप उनको मैनेज नहीं कर सकते। हमारा ज़रा उस तरह का सियासी सेटअप नहीं है जिस तरह बड़े भाई और छोटे भाई कह देंगे तो लोग मान जाएंगे। हमें अपने कारकुनों की ताकत के सामने बाज़ औक़ात उनको सामने मानना पड़ जाता है बिकॉज PTI का कारकुन नजरियाती है, किसी खानदान बरादरी या किसी बड़े भाई छोटे भाई भांजे भतीजे भांजे की तरफ से आया नहीं होता। तो ये बात आप समझनी है। दूसरी बात होती है पॉलिटिकल पार्टी की हिकमत अमली। हमारी आपकी हिकमत अमली ये थी कि आप पूरे पाकिस्तान से सुकड़ के आप जैसे तजर्बेकार लोग आप 3-4 जिलों में रह गए, जबकि PTI की पॉलिसी ये है कि हम इसी पॉलिसी के तहत पहले KP में, फिर पंजाब में, फिर कश्मीर में, GB में, सिंध में, बलूचिस्तान में एक ही पार्टी रहेगी है पूरे पाकिस्तान में जिसका वोट बैंक हर जगह है। आप तो जाग पंजाबी जाग थे, वो भी सिर्फ एक छोटी सी जगह पर रह गए। और अब जो आप बहाने बना रहे हैं ना बयानिए के, सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब सदर हैं। जब वो बयान दें तो जब तक मरियम उनके बयान को उसको नलिफाई ना कर दें, उस बयान को रद्द ना कर दें, उस वक्त तक उनको नींद नहीं आती। मेरे भाई कौन सी बात कर रहे हैं, जब आपका बयानिया था कुछ तो आप तो ज़िमनी इलेक्शन जीत रहे थे। 2018 के इलेक्शन में जहां जहां से नून जीती है आपके उस मुल्क दुश्मन बयानिए की बुनियाद पे कश्मीर भी गया, GB भी गया, ज़िमनी इलेक्शन भी गया। तो आप अगली बात ये फैसल कि जो इससे पहले ये बल्दियाती इलेक्शन था शहबाज शरीफ का, उनके पास इख्तियार ही कोई नहीं थे। टोटल एक निज़ाम था जिसमें सारे इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के पास थे और खुद मोहतरम बादशाह सलामत टू शहबाज शरीफ जिस भी ज़िले हुकूमत को डिसमिस करना चाहते वो कर सकते थे। अब एक फुली एम्पावर्ड निज़ाम आ रहा है जिसमें तहसील नाज़िम और सिटी नाज़िम डायरेक्ट वोट लेके पार्टी की बुनियाद पे इलेक्ट होगा। हाँ, गांव अब्बासी साहब देखिए, साल डेढ़ पहले आपने पंजाब में एक कानून खुद ही मंजूर किया, एक एक्ट खुद ही मंजूर किया, अब उसके बाद आप नया ला रहे हैं, ये कन्फ्यूजन है। खोड़ो साहब हम ये देख रहे हैं, एक तो आपका मामला चल रहा है। नहीं, एक जुमला सुन लेना। अब्बासी साहब जी फैसल, मेरा टाइम पे दे दीजिएगा ना उनको, मेरा टाइम दे दीजिएगा, खोड़ो साहब को ज्यादा टाइम दे दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ तहसील और जिले नाज़िम आएंगे वो पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद पे आएंगे और जो छोटा वार्ड का निजाम है वो गांव देहात। ठीक है, मैं जरा इस पे इन डिटेल आऊंगा। खोड़ो साहब ये बताइए, देखिए ये कोई भी जमात जब वो फेडरेशन में या सूबे में हुकूमत में आ जाती है तो जनरल इंप्रेशन यही होता है कि वो इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली में कुछ आड़ महसूस करती है और फिर ये एक बहस छिड़ती है कि जब भी कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आता है
तो वो बल्दियाती इलेक्शन करवा देता है और वो निचली सतह पे इख्तियारात मुंतकिल कर देता है और बतौर सियासी जमातें बात करें ना सर, सवाल मैं आपसे खोड़ो साहब सवाल ही कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी पे भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप निचली सतह पे जो आप इख्तियारात मुंतकिल नहीं करना चाहते और उसका मज़र 2013-14 का जो लोकल बॉडी एक्ट है आपका सिंध में वो है। सर माफ करें, मुझे समझ में नहीं आता कि आप ये क्यों नहीं जानते, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन सूबाई अख्तियार का है, सूबाई असम्बलियों का अख्तियार है, सूबाई हुकूमतों का अख्तियार है। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मर्दमशुमारी के बुनियाद पर हल्का बंदियां होती हैं और मर्दमशुमारी के अभी फाइनल फिगर आई ही नहीं, और हमने उस मर्दमशुमारी के रिजल्ट्स पर ऑब्जर्वेशन देकर कौमी असेंबली में पार्लियामेंट में रेफरेंस भेजा हुआ है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने यकतरफा फैसला करके कह दिया ये जायज है या नहीं है। जब तक ये बात नहीं होगी तब तक हल्के बंदियां नहीं होंगी, हल्के बंदियां नहीं होंगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं ना, ये सूबाई अख्तियारात का मसला है। हमने कहा ये अवाम दोस्त, ये अल खिदमत ग्रुप और फलां ग्रुप की क्या जरूरत है। हर एक आदमी सियासत में मुलविस है, हर एक आदमी वोट देता है तो सियासत में मुलविस है। हमने 2015 वाली जो लोकल बॉडी इलेक्शन थी उसके लिए प्रपोज किया था कि ये नीचे से ऊपर तक पार्टी बुनियादों पर लड़ी जाए, और हमने लड़ी, और लड़ने के बाद जीते हम सिंध में। चलो ठीक है, और जगह न जीते होंगे, और सिंध में हमने 4 साल उसको काम करने का पूरा मौका दिया, उसका एक दिन भी नहीं काटा जैसे पंजाब ने काटा, केपी ने काटा, दूसरी जगहों पे कटा गया। उन्होंने नहीं चलने दिया निजाम को, हमने चलने दिया 4 साल। हमने 4 साल निजाम को चलने देने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि जी मर्दमशुमारी का इशू सॉल्व करो, हम इलेक्शन कराएं, और पार्टी बुनियादों पर ही कराएंगे। मैं नहीं डरता ये कह के कि जी नीचे लेवल पे आजाद होंगे और ऊपर पार्टी के लेवल पे होंगे। लोग तो लोग हैं ना, इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों होनी चाहिए, इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों होनी चाहिए, ऊपर नीचे का और अछूत का, और यह नहीं होना चाहिए। मैं इसका मौक़िफ़ का हूं कि पार्टी बुनियादों पे लड़ो, हारो या जीतो, पार्टी तो पार्टी है ना, पार्टी बनाने का कोई शर्म थोड़ी है, शर्मिंदगी है। जी बिल्कुल ठीक है। खोड़ा साहब एक ब्रेक लेते हैं। खोड़ा साहब आपका मौक़िफ़ यही है कि जो इंतखाबात हैं वो कोई भी हों, लोकल गवर्नमेंट हो या जनरल इलेक्शन हो, वो पार्टी बेस पे होने चाहिए। एक ब्रेक के बाद नए पार्लिमानी साल से मुतालिक बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चौधरी साहब, अब कल नए पार्लिमानी साल का आगाज़ हो रहा है, सदर पाकिस्तान उस पर खिताब करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट हो रहा है कि अपोजिशन ने बड़ा टफ टाइम देने की हिकमत अमली बना ली है। बुनियादी वजह क्या होगी? साल का पहला दिन है पार्लिमानी साल का, और आप इसी पे जो है वो बदमज़गी हो जाएगी, रोला होगा। वजह क्या है चौधरी साहब? आपकी इतलात कहाँ से आई हैं मुझे नहीं पता जी, और कैसी बदमज़गी जो मुश्तरका इजलास जिससे जी नहीं, इशू क्या है चौधरी साहब? किस इशू पे? ईवीएम के इशू पे एहतजाज रहेगा या क्या है रीज़न? भाई आप बताइए ना कि आपका सोर्स क्या है। आपके सोर्स में आपको कैसे बता दूं चौधरी साहब? हमने से तो किसी ने नहीं कहा कि कोई एहतजाज होने जा। चौधरी साहब सोर्स तो मैं आपको नहीं बता सकता और ना ही मैं किसी को बता सकता हूं, लेकिन आपको कोई प्लान नहीं है कल का? आप चाह रहे हैं? आप बिल्कुल ना बताइए, लेकिन किसी भाई देखें कल इजलास होगा, इजलास के अंदर हुकूमत एजेंडा क्या पेश करती है और किस तरह से वहाँ पे क्या चीज़ रखी जाती है, उसके मुताबिक हिकमत अमली होगी जो भी होगी। मैं 2-3 बातें जो सदाकत अब्बासी साहब ने की उन पे करूँगा। एक तो उन्होंने कहा कि जो घिसा पिटा निज़ाम हमने दिया, तो KPK के अंदर तो बहुत आला निज़ाम अब्बासी साहब के कप्तान ने दिया, और पिछले 4 साल से उस निज़ाम के तहत भी इंतखाबात नहीं हुए। अगर KPK में जहाँ 8वां साल है इनकी हुकूमत का, एक दफ़ा इंतखाबात कराने के बाद दोबारा जहमत गुवारा की हो उस अजीम और जो है इनकलाब पे मबनी इंतखाबी बल्दियाती इंतखाबी निज़ाम के तहत, तो फिर वो भी ज़रा सामने रख दें अवाम के।
और कितनी खिदमत की है उस निज़ाम ने वो भी रख दें, और जो निज़ाम पहले था, जो हुकूमत उस वक़्त थी जिसको अवाम ने इख्तियार दिया था, भला था या बुरा था, आपको हज़ार इख्तलाफ हो, उसने बनाया, आपने उसे ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, आपने अभी तक उसको नहीं चलने दिया। उन नुमाइंदों को, वो अवाम के नुमाइंदे हैं, जिस तरह आप मुंतखब हो के आए हैं, उनको भी लोगों ने वोट के ज़रिए मुंतखब किया था। और अभी जो ये फरमा रहे हैं कि हमने जहाँ पे ये मुकाबला था वहाँ आज़ाद छोड़ दिया, वहाँ दो भाइयों की हुक्मरानी है। भाई, लोग दिलों के हुक्मरान हैं, मियाँ नवाज शरीफ के फ़ैसलों का एहतराम करते हैं, मेंबरान कौमी असम्बली से लेके और बल्दियाती नुमाइंदों तक सब एहतराम करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं चलते, और ये एहतराम यूँ नहीं बनता, इसके लिए आपको डिलीवर करना पड़ता है, कारकुन से मोहब्बत करनी पड़ती है, कारकुन को साथ लेके चलना पड़ता है। और मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ पाकिस्तान के किसी कोने में खड़े हो जाएं, मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वाले, उसके सियासी नज़रिए पे चलने वाले और रोशन, मुस्तहकम और महफूज पाकिस्तान जिनको 5 साल मिला, वो उसकी आवाज़ पे लब्बाइक कहते हैं। अब ये हुकूमत को पहले बताने दीजिए कि कल का मुश्तरका इजलास किस सिलसिले में बुलाया है, कल इन्होंने क्या एजेंडा पेश करना है, कल की कार्रवाई क्या है, फिर उसके ऊपर मैं भी अपनी राय दे दूंगा। कल नए पार्लिमानी साल का इजलास आगाज़ होगा जी, सदर पाकिस्तान उससे खिताब करेंगे। अब्बासी साहब इस पे ज़रा आते हैं, लेकिन एक सवाल बड़ा जायज़ है जो चौधरी जाफ़र इकबाल साहब ने उठाया है, वो ये है कि आपकी जो सरकार है उसने लास्ट जो टेन्योर था KPK में, जो लोकल बॉडी थी, उसकी वजह से खासा डिलीवर किया और उसके नताइज भी आपको मिले लास्ट इलेक्शन में। अब आपकी हुकूमत 4 साल, चौथा साल है, वहाँ पे KPK में आप बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवा सके? फैसल, मैंने जो कहा था कि वो निज़ाम बहुत अच्छा है, आपका अपना ताल्लुक भी KPK से है और आप बता सकते हैं कि लोगों को कितना डिलीवर हुआ और कितना उसका इम्पैक्ट आया। ये बात ज़रूर है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई और हुकूमत जो है वो मुनासिब नहीं समझी थी कि इतनी बड़ी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके लोगों की सेहत को ख़तरे में डाला जाए, और लिहाजा ये एक सिचुएशन ही ऐसी एक गैर मामूली है कि इसमें जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुए वहाँ मामलात कोरोना के ख़राब ही हुए। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि जल्द अज जल्द उस कानून में जो हमने जो कराया उसको बेहतरी करके उधर भी इलेक्शन कराया जाए। और हुकूमत ये वैसे अब्बासी साहब आपकी बात ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, कोरोना से बहुत कुछ हुआ है और इलेक्शन नहीं हुए। मेरे गांव की जो सड़क बननी थी उसका भी जो फंड था वो जब कोरोना फंड ट्रांसफ़र हुए तो उसमें चला गया। अब वहाँ जब जाता हूँ तो बड़े बुरे हालात वापस हो गया जी जी, तो वो सारे फंड उधर चले गए सर। तो मैं आपको बताऊं, आपके रास्ते में शामली अस्पताल भी बन रहा था, उसके भी फंड वापस चले गए कोरोना की वजह से। ये मामला रहा, ये कोई ऐसी इसकी मिसाल नहीं है माजी में, जब सारा पूरा मुल्क ही बंद हो जाए और मईशत का पहिया ही रुक जाए, और उसके बावजूद हमने इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया कि दुनिया आज भी कोविड मैनेजमेंट की तारीफ कर रही है। तो साल एक हम 1.5 साल लेट हुए, लेकिन ये मैं बिल्कुल सही इस बारे में आपको ये वजह है और इस वजह का कोई ये लॉजिकल जवाब है। बाकी जहां तक बातें हैं कि कल का जो आपने इनसे सवाल किया, देखिए कल का एजेंडा एक तो यह है कि पार्लिमानी साल का आगाज है और सदर पाकिस्तान का एक प्रेसिडेंट है कि वो अपने खिताब से पार्लिमानी साल का आगाज होता है, और उसके बाद हमारा बिल्कुल पूरा इरादा है कि हम जॉइंट सेशन में, अब वो मेरा ख्याल है कि ये कल वाला सेशन तो सिर्फ सदर साहब की तकरीर के लिए है, उसके बाद सेशन दोबारा बुला के या जो भी उसका तरीका आईनी है वो करके, तो जो हमने इलेक्शन इस्लाहात का जो हमारा है कानून साजी वो भी। अब्बासी साहब ये इंतखाबी इस्लाहात आप जॉइंट सेशन से मंजूर करवा लेंगे, ये कानून आप पास करवा लेंगे, लेकिन इसको ना अपोजिशन मान रही है ना इलेक्शन कमीशन मान रहा है, और ये इतना मुतनाज़ हो चुका है ये सारा मामला, तो ये कानून बन भी गया तो इस कानून पे अमल कैसे होगा? इस कानून पे अमल कैसे होगा और क्यों इस पे कंसेंसस नहीं आप बिल्ड करते हैं? हमें भी समझ आती है कि EVM वक्त की जरूरत है। जी फैसल, 2 बातें आपने की। एक तो कहा ऑपोजिशन तो कह रही है हम धांधली के जरिए आए, वो तो कह रही है पिछला निज़ाम ठीक नहीं है, लेकिन जब निज़ाम बदलने की हम बात करते हैं वो कहते हैं नहीं पिछला निज़ाम ठीक है। हमें कहते हैं वोट को इज्जत दो,
और इलेक्शन को शफाफ करो, शफाफ इलेक्शन की तरफ जाते हैं। मैं अपना, हमने जो कोशिश की है वो की है और कोशिश करेंगे भी, और जितना ये रुकावट डालेंगे हम, इसके बावजूद हमने कौम का मैंडेट लेके आए, रिफॉर्म करना है, इस्लाहात करनी है, हम करेंगे। इनसे पूछें इन्होंने पिछले 2.5 साल में कौन सी तरमीम हमें सजेस्ट की। हमारे जो प्रपोज ईवीएम का पूरा मैकेनिज्म है उसको कहीं बुला के चेक करके उनको देखा, उसको कोई उस पे के बारे में कोई तनकीद की, कोई टेक्निकल टीम, कोई आईटी एक्सपर्ट, इनके वो बंदे जिनको पता ही नहीं है कि ईवीएम किस बला का नाम है, वो बैठ के सुबह शाम तकरीरें करते हैं। चले, आपका हक बनता है आप तनकीद करें, लेकिन क्या कोई मुतबादिल निजाम है? नहीं दिया। हमारे निजाम के बदले बेहतर को निजाम लाए? नहीं। ये निजाम जो चल रहा है ये ठीक है? नहीं, ये भी गलत है। हम इनसे बात नहीं करेंगे तो आप भाई किससे बात करेंगे? वो ठीक कहते हैं बिलावल इनको कि ये सिलेक्टेड है, वो मौलाना कहते हैं बिलावल सिलेक्टेड है, वो ये नहीं, इनका सारी कैंपेन अपनी जात के लिए है, अपने केसेस के लिए है। मुझे बता दें, इलेक्शन में धांधली के 3 साल का हम तो अपना जवाब देंगे, ऑपोजिशन से पूछें इन्होंने क्या काबिल अमल कोई काम किया है, कोई तजवीज दी है, कोई कानून साजी की है? सिर्फ मैं ना मानूं तो हुकूमत ये समझती है कि ये बेसिकली करप्ट लोगों का टोला है, इनका काम ही यह है इलेक्शन में रोला रफड़ पड़ा रहे, हम कोई तहरीक चला के। एंड ऑफ द डे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप 2-2 दर्जन केसों में फंसे हुए हैं, ये अपने केसों की बार्गेन करना चाहेंगे। आज हम इनको एनआरओ दें, ये सब कुछ ठीक मान लेंगे। इनका मकसद ही आवाम ना है, ना इनका मकसद कोई इस्लाहात है। ये तो इलेक्शन चोरी करके जीतने वाले खुद ये मानते हैं हमेशा इलेक्शन में रिगिंग की है। जी चोई साहब, ईवीएम से खदशा मुतबादल दे ना कोई। चोई साहब, ईवीएम से खदशा क्या है? देखिए, पहले तो जनाब रुकन कौमी असम्बली मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम सदाकत अली अब्बासी साहब को नहीं मालूम, ये ज़रा 2017 में जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए थे उसकी शिक नंबर 130 पढ़ के ज़रा बता दें आपको कि वो क्या है। उसके इंतखाबी इस्लाहात की जो पूरी प्रैक्टिस थी और 2 साल जारी रही और 2017 में हमने वो मंजूर की जी, वो उसके अंदर पीटीआई भी शामिल थी। ये अलग बात है कि जनाब इमरान खान साहब कभी किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। बहरहाल उनकी नुमाइंदगी शफकत महमूद, शीरी मज़ारी और शाह महमूद कुरैशी और अभी जनाब सदर आरिफ अलवी साहब करते रहे। उसमें यह तय हुआ कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो ख़रीदेगा, लाएगा और उसके ऊपर तजर्बा करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगा। अब इस सारी हुकूमत उस रिपोर्ट की बात नहीं करती, ना उसे कौमी असम्बली में पेश करती है, ना उसे जो है वो कवानीन की और इस्लाहात की कमेटी में लेके आती है, ना ही पार्लिमानी रहनुमाओं को साथ लेके बैठती है कि वो जो मशीन इस्तेमाल की गई, टेस्ट की गई, वो क्या है। और दूसरी तरफ ये जो लाना चाहते हैं, भले से लाएं इस्लाहात, लेकिन हमारे अंदर ये वुसअत थी, हमने वक़्त से सीखा है, हालात से सीखा है कि जो कवानीन पूरे मुल्क के लिए इज्तिमाई तौर पे बनाने हों उसमें आप कंसेंसस डेवलप करते हैं, और ये वुसअत थी हमारे अंदर, बाकी पार्टियों के अंदर भी, और हम सब मिल के बैठे 2017 में। आज ये ड्यूटी अब्बासी साहब हुकूमत की है, सदाकत अब्बासी साहब, आपने हमें अपने साथ बिठाना है, आपने मीटिंग बुलानी है, आपने कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी है, और कहिए जनाब वजीर आजम को, कहिए स्पीकर और चेयरमैन को कि वो बुलाएं और जी ठीक है चोई साहब, जितने नुमाइंदे हैं चोई साहब ये जरा इस पर दोबारा आते हैं, ईवीएम के मामले पे, लेजिस्लेशन पे आते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सदाकत अब्बासी साहब, ये लाहौर के जो नताइज आए हैं अब तक गैर हतमी गैर सरकारी की 11 नशिस्तें तकरीबन जिन पे नून लीग ने मैदान मार लिया है। आपकी पंजाब में हुकूमत है, लाहौर में उस्मान बुज़दार साहब बैठे हुए हैं, फिर ये बात तो ये इतराफ़ तो कर लेना चाहिए आपको कि जो कारकर्दगी है उससे, भले ये वस्ती पंजाब का था, नून लीग वस्ती पंजाब में है, ये उनका गढ़ है, लेकिन इसके बावजूद जो तनासुब नज़र आ रहा है उसमें आपकी कारकर्दगी से, हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन नहीं हैं।
अच्छा फैसल, आपकी इस बात का तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन अगर ये रिजल्ट ऐसे ही है जैसे आप बता रहे हैं, ज़ाहिर है मेरे पास तो कोई डायरेक्ट और खबर नहीं है, तो ये इनसे पूछे नून लीग वालों से, अब तो धांधली नहीं हुई। ये कहेंगे यहाँ धांधली नहीं हुई, और जहाँ ये हारेंगे वहाँ कहेंगे धांधली हुई है। तो बहरहाल देखें, ये जो सेंट्रल पंजाब है, सेंट्रल पंजाब में नून लीग की जबी जो MNA MP की भी सीटें हैं, यहाँ पे वो ज़ाहिर है पूरा एक जैसा पीपल्स पार्टी सिंध रूरल में है, उनका एक ताल्लुक है, और वो भुट्टो साहब वहाँ से थे, और एक वो मरसों सिंध ना देसों का उनका एक नारा भी है, और उनका वहाँ पे रूट्स भी हैं। इसी तरह ये जाग पंजाबी जाग का नारा जब लगा था तो वो ये सेंट्रल पंजाब में ही लगा था, और उसमें एक अब्बासी साहब सवाल ये है, अब्बासी साहब देखें, ये सबको पता है कि लाहौर नून लीग का गढ़ था, देखिए ना, आज भी ये साबित हो रहा है कि गढ़ है, लेकिन सवाल ये है कि आपकी हुकूमत है, आप इस गढ़ को नुकसान पहुंचाने या तोड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो सके अपनी कारकर्दगी से? देखिए फैसल, ये तो थोड़ा छोटा इलेक्शन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको मरी की मिसाल देता हूं कि एक जगह पे 600 या 650 वोट पोल हुआ है, तो उस 650 या 700 वोट पोल में जो बंदा वहां बैठा हुआ है, एक नून लीग का एक कैंडिडेट था, हम एक सीट PTI की जीत गई, एक नून लीग का वहां कैंडिडेट था, वहां का वो उस बरादरी लीडिंग बरादरी से भी था, वो 3-4 दफा जीत भी चुका था, तो हमारी सारी कारकर्दगी के बावजूद वो जीत गया, क्योंकि वोट 350-400 पर उसने लिया। तो ये चीजें होती हैं, ये कोई इतने बड़े पैमाने पर रिफ्लेक्शन नहीं होती। मैं अब्बासी साहब ओवरऑल बात कर रहा था। अच्छा, कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी कमीशन है। कंवर साहब, ये आज की एक जो ओवरऑल जो प्रोसीजर रहा, सारा जो अमल रहा, इंतखाबी अमल, आप समझते हैं कि ये बेहतर रहा क्योंकि ये रिवायती तरीके से था? और दूसरा, EVM पे मैं आऊँगा, लेकिन पहले इसको ज़रा रिस्पॉन्ड कर लें। अफसोसी तौर पर जो आज कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए हैं, तो तमाम सियासी पार्टियों को आप अपनी स्ट्रेंथ और वोटर्स के बारे में जो उनकी हमदर्दियाँ हैं, ताल्लुकात हैं, और जैसे मंशूर है पार्टियों के, उसका उन्हें नजर आ गया। उसमें जगह गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी जा रही है, सियालकोट में बराबर जा रहे हैं, जनूबी पंजाब में पूरी सीटें जो है वो आज़ाद उम्मीदवार ले गए हैं। तो इसी तरह ये पूरे पेशावर में 3 सीटें जो हैं पीपल्स पार्टी के पास चली गई। तो ये एक बड़ा साफ सुथरा शफाफ इंतखाबात हो गया। ये आवाम की ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकायक को देखते हुए अब सियासी पार्टियों को अपना लाहेअमल तैयार करना पड़ेगा। और इसी तरह आप इमरान, ठीक है, ये तो कंवर साहब आप कह रहे हैं कि इंतखाबी अमल जो है वो यानी तायद कर रहे हैं कि वो ठीक हो गया। अब ये इंतखाबी अमल जो तरीक़ाकार अब तक राइज है उसके मुताबिक है, अगर EVM आ जाती हैं तो फिर ये पुराना तरीक़ाकार हो जाएगा। अब कल पार्लिमानी साल का आगाज़ हो रहा है और मुश्तरका इजलास में EVM से मुताल्लिक़ कानून लाया जाएगा और वो कानून मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। ये कानून अगर मंजूर हो भी जाता है तो इस पे अमल दरामद कितना आसान हो जाएगा, या इस पे अमल दरामद होगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग इस कानून को लेके इस वक्त पैदा हो चुकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लॉ ऑफ लैंड पर तो अमल दरामद करना पड़ेगा। जो एक कानून बन जाता है तो उसको अमल दरामद करना तमाम इदारों को फर्ज बन जाता है, कानूनी फ़राइज़ में शामिल होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जब ये कानून सारी हो जाएगी तो वो अपना एक रोड मैप तैयार करेगा। वो बताएगा जनाब इसमें क्या क्या मामला है, वो स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेगा। और वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी अपने इख्तियार का ही पता है और वो एक्ट का ही पता है। वो एक्ट के मुताबिक उन्होंने खिलाफवर्जी भी नहीं करनी और रोड मैप के तहत उसको तमाम 4 सूबों में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है वो तरीका इख्तियार करने को लाहौर, कराची, पेशावर, कोटा में करवा देंगे रोड मैप के तहत। और साथ का हमने आपके हुक्म की तामील करनी शुरू कर दी है और ये रोड मैप जाएगा 2028 तक। तो ये इस तरह से ये 2023 में मुकम्मल ये सिस्टम जो है ना वो नाकाबिल अमल इसलिए है कि 4 लाख आपके इंजीनियर यानी जो बाकायदा ऑपरेटर होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के, उनको ट्रेनिंग देना। उसके ऊपर इसके बाद हल्का बंदियां भी आ रही हैं, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात भी आ रहे हैं, मरदमशुमारी भी आ रही है। वोटर यानी कंवर साहब आप कह रहे हैं 2023 में मुकम्मल तौर पे EVM का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है अभी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक? ठीक है कंवर साहब, आप साथ रहिएगा। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब हैं। चौधरी साहब, ये 2023 में तो EVM का इतना ज़्यादा अमल दखल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कंवर दिलशाद साहब का सब्जेक्ट ही है, वो इस बात के एक्सपर्ट हैं। 2028 तक अगर बात जाती है तो इसमें जो खामियां हैं, जो लेकुनाज हैं, वो तो दूर हो जाएंगे। फिर इतना शोर क्यों है चौधरी साहब?
अब्बासी साहब, फैसल अब्बासी साहब, दो चीज़ों के ऊपर शोर है। पहली चीज़ ये है कि कौमी असम्बली और सेनेट मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान के तमाम इलाकों से अवाम के नुमाइंदे हैं। ये हुकूमत शोर सिर्फ करती है, बात नहीं करती। ये हुकूमत उन हमारे नुमाइंदों को लेके बैठे, वोट मैंने देना है ना, तो मेरी सेटिस्फेक्शन चाहिए। अगर बतौर ये मेरा राइट है और हुकूमत भी और इलेक्शन कमीशन भी मेरे उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए काम करेंगे। अब जिस काम पे मेरा अदम एतमाद है वोटर का, उसको ये कैसे कर सकते हैं? मैं दो ममालिक को आपको मिसाल देता हूँ। नॉर्वे ने कुछ बल्दियाती हलकों में इसका एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद वो इस नतीजे पे उनके लॉ मिनिस्टर पहुँचे कि लोगों को ये शक है कि उनकी जो सिक्रेसी है बैलेट की वो नहीं रहेगी, लिहाजा हम इस तरफ नहीं जा रहे। जर्मनी ने शुरू किया, कोई 2006 में या 7 में गालबन उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने भी ऐसे पहले कुछ बल्दियाती हलकों में किया, फिर एक जगह पे एक हम्बर्ग के अंदर जो कौमी असम्बली है उनकी, उसके लिए जो था हलका, उसके अंदर इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो उनका मरकज़ी इलेक्शन कमीशन है, फेडरल इलेक्शन कमीशन, उसने फिर यही बात दोहराई और कही कि जी लोग पब्लिक एट लार्ज इससे मुतमिन नहीं हैं, लिहाजा हम बैलेट पेपर की तरफ जा रहे हैं। बरतानिया ने भी यही तजर्बा किया, नेदरलैंड्स ने भी यही तजर्बा किया, और उसके बाद वो इस बात पे आ गए कि हम अभी नहीं कर सकते, हम बैलेट पेपर के ऊपर रहेंगे। दूसरा, हम मुतालबा हुकूमत से ये करते हैं कि आप भले इससे भी अच्छा निज़ाम कोई और है आपके पास तजवीज़ करें, लेकिन उसका लाया अमल भी तो रखें ना डिस्कशन के लिए। आप डिस्कशन क्या चोई साहब, पार्लिमानी उमूर की कमेटी में ये मामला गया है, वहाँ पे इस पे डिस्कशन हुई है। अपोजिशन ने जो सेनेट की कमेटी है उसमें इसको रिजेक्ट कर दिया है। डिस्कशन तो हुई है, अब ये तो नहीं कह सकते कि डिस्कशन नहीं हुई। भाई आप तो सिर्फ रिजेक्शन की देखें, आप आखिरी लफ्ज सिर्फ रिजेक्शन ना उठाएं। आप ये देखें कि हुकूमत ने लाया अमल क्या पेश किया है। क्या ये पहले कुछ अब्बासी साहब, चोई साहब कल आपके सेनेटर हमारे साथ मौजूद थे, उस कमेटी के रुकन थे, उन्होंने कहा हमने मशीन का मुआयना किया और उसमें कुछ चीजें अच्छी भी हैं। यही मसला है, नून लीग का यही मसला है जो आपसे हम बयान कर रहे हैं कि सर एक कोई मुत्तफिका बयान ही सामने नहीं आ रहा आपका किसी भी मामले पे। अब्बासी साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें। आज आजाद उम्मीदवारों की बढ़तरी नजर आ रही है। फैसल ये जी टाइम कम है, मुझे अब्बासी साहब से कमेंट लेना है। बात कंडेम करता हूं जी, मैं आपकी ये बात कंडेम करता हूं कि हमारा नुक्ता नजर नहीं सामने आ रहा। हमने तो 2017 की इस्लाहात के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रखा है। चोई साहब आप कंडेम करें, आपका राइट है, लेकिन वो एक गुजलत, एक कंफ्यूज नुक्ता नजर सामने आ रहा है। अब्बासी साहब वन लाइन कमेंट कर दें, आज के नताइज से मुतमईन है आप अपनी? 2017 से अगर हुआ है, 2017 से अगर है तो इलेक्शन कमीशन पे ये एक बड़ी कारकर्दगी पे बड़ा सवाल है कि आज 2000। जी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। सदाकत अब्बासी साहब, चोई जाफर इकबाल साहब, कमर दिलशाद साहब, आपका शुक्रिया, इजाजत दीजिए।